रविवार को हमने ईरान के साथ एक समझौता किया है जो हमारे सभी लक्ष्यों को पूरा करता है, सब कुछ और उससे भी कहीं अधिक। मौजूदा संघर्ष को समाप्त करता है, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलता है और ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से हमेशा के लिए रोकता है। यही तो सब कुछ था। यह लगभग 99% था। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, वे इसे विकसित नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते। साथ ही इस घोषणा के साथ या इसके करीब जैसे ही लोगों को लगा कि ऐसा होने वाला है, जब ईरान कुछ बहुत सकारात्मक बयान दे रहा था, शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिसने पिछले कुछ ही समय में हजारों अंक हासिल किए हैं, हजारों अंक। और तेल की कीमतें इतनी गिर रही हैं जितनी पहले कभी नहीं गिरी थीं। $7, $8 तक की भारी गिरावट देखी गई है। उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। लेकिन अगर हम ये समझौता नहीं करते तो हम 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते या 2 साल और बम गिरा सकते थे। होर्मुज जलडमरू मध्य कभी नहीं खुल पाता। आप कभी सफल नहीं हो पाते। आपका बाजार जो आज ऐसी ऊंचाइयों पर है जो पहले कभी नहीं देखी गई, इसके बजाय इतनी बुरी तरह गिरता जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, शायद 1929 के अलावा। और आप जानते हैं, सभी सख्त लोग ये नहीं समझते कि यह 3 महीने का समझौता नहीं था। इसे बनने में वर्षों लगे थे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जनरल सुलेमानी को मैंने ही मारा था। और अगर मैंने जनरल सुलेमानी को नहीं मारा होता तो शायद हम अभी इस समझौते के बारे में बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि वह एक पागल जीनियस था। वे कभी उनकी जगह नहीं ले पाए। लेकिन बहुत से लोग यह भूल जाते हैं, वे सख्त लोग, आप जानते हैं, वे सख्त लोग जो देश को बर्बादी की ओर ले जाएंगे। पिछले 2 दिनों ने कई करीबी दोस्तों और सहयोगियों के साथ इस ऐतिहासिक समझौते के विवरण पर चर्चा करने का मौका दिया है, जिसमें G7 देश और कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हैं। जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी आते, हमारी उनकी बातचीत हुई, वे बहुत बेहतरीन इंसान है। वे इस बात से बहुत खुश हैं कि हमने समझौता कर लिया है। उनमें से हर कोई, ऐसा एक भी देश नहीं है जिसने हमारे पास आकर कहा हो, कृपया महोदय उन पर बम गिराना जारी रखें, कृपया बम गिराते रहें। मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है। और वैसे पिछले 2 दिन बहुत कठिन थे। $20 करोड़ के बम, और आप जानते हैं यह महंगा भी है, बाकी सब बातों के अलावा। और उन्हें पता था कि मैं तीसरी रात आने वाला हूं। हमने उन्हें सूचित कर दिया था कि हम तीसरी रात आ रहे हैं। उनकी नौसेना वहां नहीं थी, वह डूब गई। उनके पास वायुसेना नहीं थी, वह खत्म हो चुकी है। एक भी विमान नहीं बचा। उनके पास विमान रोधी उपकरण नहीं थे, इसलिए हमें पूरी छूट मिल गई। उनके पास उनके नेता नहीं थे, लेकिन उनके पास नेताओं का एक नया समूह है जो मुझे लगता है कि वास्तव में मुझे लगता है कि वे अधिक समझदार हैं। मुझे लगता है कि वे बहुत समझदार हैं। मुझे लगता है कि वे बहुत कम कट्टापंथी हैं। और मुझे लगता है कि वे वास्तव में अच्छे हैं। वे अपने देश से प्यार करते हैं। आप जानते हैं, आप सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, कोई यह नहीं कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यही है। देखिए, उनके नेताओं का एक समूह पूरी तरह जा चुका है। उनके नेताओं का दूसरा समूह भी जा चुका है। उनके नेताओं का तीसरा समूह थोड़ा बहुत जा चुका है, लेकिन ज्यादातर। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह शासन परिवर्तन है। मुझे लगता है कि वे बहुत अलग तरह से व्यवहार करेंगे। मुझे लगता है कि वे जीवन का एक अलग तरीका देख रहे हैं जिससे वे कभी परिचित नहीं थे। तो एक चीज जो मैं नहीं देखना चाहता था वह थी आर्थिक तबाही। अगर आप इसे जारी रखते तो ऐसा हो सकता था। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि जब भी हमने शांति की संभावना पर बात की, शेयर बाजार रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ गया। ये कभी नीचे नहीं गिरा। लोगों को यह पसंद नहीं आया। आप जानते हैं, शेयर बाजार यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से ज्यादा समझदार है, बेशक मुझे छोड़कर। देखते, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं स्कॉट, क्या शेयर बाजार आपसे ज्यादा होशियार है? क्या? ओह, ये एक बहुत ही बुरा बयान है। ठीक है, शेयर बाजार काफी शानदार है, और जब भी हमने कुछ अद्भुत कहा, जैसे कि हम समझौता करने वाले हैं, तो ये ऊपर चला जाता था। और हर बार जब हमने कुछ नकारात्मक कहा, जैसे कि पता है क्या, हम समझौता नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत नीचे गिर जाता था पीटर। बहुत बहुत बड़ा। ये आपको कुछ बताता है। पर आप जानते हैं, मैंने राष्ट्रपतियों का अध्ययन किया है। कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ महान। बहुत अधिक महान नहीं है, और कुछ वास्तव में बुरे हैं। हमारे पास अभी हाल ही में एक था,
और वह एक राष्ट्रपति जो मैं नहीं बनना चाहता था, वह थे स्वर्गीय महान हर्बर्ट हूवर। मैं वह नहीं बनना चाहता था, और कौन जानता है कि क्या हुआ होता। लेकिन बुरी चीजें होती हैं। इसीलिए पिछले कुछ दिनों ने करीबी दोस्तों और सहयोगियों, देशों के प्रमुखों के साथ सौदे के विवरण पर चर्चा करने का मौका दिया है। ये सब यहाँ थे, उनमें से बहुत सारे, 7 से कहीं ज्यादा, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे। और उन्होंने एक बयान जारी किया। मुझे लगता है राष्ट्रपति मैक्रो, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, में से सच में बहुत अच्छा, उन्होंने ऑल बकेट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उन सभी ने बयान जारी कर कहा कि वे इस समझौते को पसंद करते हैं क्योंकि वे इसे खत्म होते देखना चाहते हैं, और उन्हें यह बात पसंद है कि हार्मोन भूलिए मत, अगर हम बम गिराने वाले होते, मान लीजिए हम एक और महीना या 2-3 महीने और आगे बढ़ाते, शायद कुछ हफ्ते, हो सकता है 3 महीने और, या जो भी हो, आपके पास क्या बचा है? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन आपके पास जलमरूमध्य कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि जिन लोगों के पास अरबों डॉलर के जहाज हैं, ये जहाज 1 अरब डॉलर के आते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके जहाज वहां से गुजरें या ऐसी स्थिति में शामिल हों जहां आप तट के पास से जा रहे हो और जलमरूमध्य से गुजरते समय आपके सिर के ऊपर रॉकेट उड़ रहे हो। वे अपने अरबों डॉलर के निवेश की रक्षा करना चाहते हैं। अक्रस दिल्ली होगा, शायद साल लग जाए। ये लोग मूर्ख हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा सख्त कोई नहीं था। सुलेमानी पर किसी ने हमला नहीं किया। आप जानते हैं, जब मैंने सुलेमानी पर हमला किया तो लोगों को लगा कि 50 सालों में मध्य पूर्व में ये सबसे बड़ी घटना थी। वह सबसे बड़ी घटना थी। वह था वह ईरान का बॉस था और सम्मानित था, लेकिन वह एक पागल जीनियस था। वह एक जीनियस था, सड़क किनारे बम का जनक। जब आप नौजवानों को और कुछ मामलों में महिलाओं को, ज्यादातर पुरुषों को, बिना पैरों बिना हाथों के घूमते देखते हैं, जिनका चेहरा पूरी तरह से उड़ चुका हो, तो वह 95% सुलेमानी है। 96.2 कहते हैं या कुछ और। 95% पर सुलेमानी ने किया था। इत्तेफाक से वह आया था ईरान, और मैंने उसे उड़ा दिया। क्या आपको याद है? मैंने उसे मौत की घाटी में उड़ा दिया। वो अपने विमान से उतरा और हमने उसका पीछा किया। और सच कहूं तो, क्योंकि वे मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं इजराइल, लेकिन वे वो हमला नहीं करना चाहते थे। वे पूरी तरह तैयार थे। हमले से 1 रात पहले उन्होंने मुझे सूचित किया कि वे ऐसा नहीं करना चाहते, इसलिए मुझे निर्णय लेना पड़ा। मैंने इसे करने का निर्णय लिया। लेकिन ये एक संयुक्त उद्यम था, जैसा कि हम रियल एस्टेट के कारोबार में कहते हैं। और इजराइल और हमारे बीच एक संयुक्त उपक्रम था। हमने 1 महीने तक इसका अध्ययन किया। हमें लगभग 1 महीने पहले ही पता था कि वह किस विमान में होगा। वह केवल व्यावसायिक विमानों में यात्रा करता था, बड़े वाले जिनमें बहुत से लोग होते थे, क्योंकि उसे पता था कि हम उसे मार नहीं गिराएंगे। वे बहुत चतुर हैं, लेकिन हमें पता था कि वह उस विमान में होगा। हमने उसका पीछा किया और फिर इजराइल ने मुझे सूचित किया कि वे ऐसा नहीं करेंगे, और मुझे एक निर्णय लेना पड़ा। मेरे पास कुछ बहुत अच्छे जनरल थे, वो नहीं जिन्हें आप टेलीविजन पर देखते हैं, बहुत अच्छे। और मैं पीट हेक्सेटर, जनरल रेजनकेन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो अद्भुत है। ठीक है, ये लोग अद्भुत हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पास कुछ अच्छे जनरल थे, और मैंने उनसे कहा, अगर इजराइल ऐसा नहीं करेगा तो हम पूरी तरह तैयार हैं। क्या हम ये करें? क्या आप इसे करना चाहते हैं या नहीं? उन्होंने कहा, सर, अगर आप करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। कितनी अच्छी तरह? हम इसे उतनी ही अच्छी तरह या उससे बेहतर करेंगे। हम खुद करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो हमने सुलेमानी को खत्म कर दिया। मध्य पूर्व में हुई सबसे बड़ी घटनाओं में से एक, शायद अब तक की सबसे बड़ी। लेकिन वे 50 साल कहते हैं, वे 100 साल कहते हैं। मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ था। उन्होंने कहा कि यह शायद अब तक की सबसे बड़ी घटना है। उसने कहा कि कोई विश्वास नहीं कर सका। तो तभी से इसकी शुरुआत हुई। ये 3 या 4 या 5 हफ्ते पहले शुरू नहीं हुआ था। और ओबामा ने ऐसा नहीं किया। ओबामा ने जो किया वह JCPOA था। उन्होंने वॉशिंगटन, मैरीलैंड और वर्जीनिया के बैंकों से 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की नकदी एक विमान में भर दी। जो भी सारी मदद छीन ली गई थी, उनके पास वेतन देने के लिए कोई नकदी नहीं बची थी। ये सब एक बोइंग 757 विमान में गया, एक शानदार विमान, और वे इसे ईरान ले गए और उन्होंने इसे लोगों में बांट दिया। उन्होंने लोगों को रिश्वत दी। उन्हें लगा कि वे इसे पूरा कर लेंगे। फिर उन्होंने उसके बाद अरबों और अरबों डॉलर दिए, और उन्हें एक ऐसा समझौता मिला जो परमाणु हथियार का रास्ता था। मुझे बहुत गुस्सा आता है, शायद मुझे गुस्सा करने का हक है जो मैं इन्हें देखता हूँ। डेमोक्रेट्स, वे हर समय इसी बारे में बात करते हैं। हमने ये समझौता कर लिया था। आपके पास एक ऐसा समझौता था जो उन्हें कानूनी रूप से परमाणु हथियार देने वाला था, और अगर ऐसा होता तो इजराइल का नामो निशान मिट जाता। और बीबी नेतन्याहू के प्रति निष्पक्ष रहें तो वे एक अच्छे इंसान हैं,
कभी कभी थोड़े उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। हमारी साझेदारी अद्भुत रही है। वो एक अद्भुत प्रधानमंत्री रहे हैं। लेबनान को लेकर हमारा थोड़ा विवाद है। मैं कहता हूँ, बीबी, थोड़ा नरम रुख अपनाओ। हर बार जब हिजबुल्लाह का कोई व्यक्ति किसी इमारत में घुसता है तो तुम्हें उसे गिराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह एक अद्भुत साझेदारी रही है। लेकिन वह कहेंगे कि हम बड़े साझेदार हैं और वह बहुत छोटे साझेदार हैं, और यह सच है। तो वह देश में आए और उन्होंने राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा से विनती की कि वे जेसीपीओए न करें। उन्होंने कहा कि यह इजराइल का अंत हो सकता है, और अगर मैं नहीं आता तो ऐसा ही होता। और ओबामा ने उनकी बात नहीं सुनी। वे भी असल में कांग्रेस गए और उनसे विनती की, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। और उनके पास यह भयानक समझौता था जो इजराइल के लिए बहुत बुरा था, इजराइल के लिए बहुत बुरा। और बात वहीं तक थी। फिर मैं आया और मैंने उस समझौते को खत्म कर दिया। उसमें बहुत कम समय बचा था। अब जानते हैं, वह एक अल्पकालिक समझौता था। अब जानते हैं, देशों के साथ आपको सैकड़ों वर्षों की आवश्यकता होती है। आपको 8 साल और 9 साल की आवश्यकता नहीं होती। ये किसी कोने पर कैंडी की दुकान का लीज साइन करने जैसा नहीं है। आपको सैकड़ों वर्षों की आवश्यकता है। ये एक अल्पकालिक लीज थी। ये बहुत पहले समाप्त हो गई। अगर मैं इसे चलने देता तो ये खत्म हो जाता। आप यहां नहीं होते, बहुत से लोग यहां नहीं होते, लेकिन इजराइल खत्म हो गया होता। मुझे लगता है कि पूरा मध्य पूर्व खत्म हो गया होता। आपने देखा था जब सब हैरान थे कि ये सभी मिसाइलें वे इन अलग अलग जगहों, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात पर लक्षित थी। जरा सोचिए, बहरीन, कुवैत, उन पर हमला हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा, यहां तक कि मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उन्हें नहीं लगा था कि ऐसा होगा। वे पूरे मध्य पूर्व को खत्म करने वाले थे, जिसमें इजराइल भी शामिल था। और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वे उसे मिलने के कुछ ही पलों के भीतर इस्तेमाल कर लेते। तो मैंने उनके लिए इसे बहुत कठिन बना दिया जब मैंने बराक हुसैन ओबामा की आपदा को समाप्त किया। जेसीपीओए सबसे खराब समझौतों में से एक। नाफ्टा शायद इससे भी बुरा रहा होगा, लेकिन आर्थिक रूप से वह ज्यादा बुरा था। यह समझौता वास्तव में खतरनाक था जो उन्होंने किया। उन्होंने उन्हें सब कुछ दे दिया, जिससे बहुत सारा पैसा भी शामिल है, जो हम उन्हें नहीं देते हैं। वैसे अगर आपके मन में कोई सवाल हो, हम इसे जारी करेंगे ताकि आप इसे पढ़ सकें और आप देख सकें। और यह एक समझौता जापन है। अगर ये 60 दिनों में पूरा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम वापस बमबारी शुरू कर देंगे। देखिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमें शायद ऐसा करना पड़े क्योंकि हम उन्हें कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। पर उन्होंने ऐसा न करने पर सहमति जताई है, और आप इसे समझौते में बहुत स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। लेकिन फिर उसका दूसरा चरण यह था कि वे निर्माण कर रहे थे या वे सामग्री को समृद्ध कर रहे थे, जैसा कि वे कहते हैं। मैं इसे परमाणु धूल कहता हूँ। वे ग्रेनाइट के पहाड़ों के नीचे सामग्री को समृद्ध कर रहे थे। ग्रेनाइट जो निर्माण व्यवसाय में नहीं है उनके लिए ग्रेनाइट एक बहुत मजबूत, सबसे मजबूत पत्थर होता है। यह संगमरमर जितना सुंदर तो नहीं है, लेकिन यह कहीं अधिक मजबूत है। ये बहुत ज्यादा मजबूत है। जैसे व्हाइट हाउस की ओवल ऑफिस जाने वाली सीढ़ियों पर मैंने जो नया ग्रेनाइट लगवाया है, वह काला ग्रेनाइट, उसकी उम्र 10 लाख साल से भी ज्यादा आंकी गई है। मार्बल की रेटिंग इतनी नहीं होती। अगर मार्बल बाहर लगा हो तो उसकी रेटिंग 100 साल की होती है। तो ये ग्रेनाइट के पहाड़ थे। और B-2 विमान आए और उन्होंने अंधेरे में रात के 1 बजे बिना चांदनी के उन एयर शाफ्ट्स पर हमला किया। हर तरफ रोशनी की किरणें फैली हुई थीं। उन लोगों ने कमाल का काम किया। और फिर CNN जैसे प्रेस के कुछ सदस्यों ने उनकी आलोचना की कि शायद उन्होंने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। और बाद में पता चला कि नुकसान कहीं ज्यादा हुआ था। ये पहाड़ हर चीज के ऊपर ढह गए। कोई भी इसे लंबे समय तक हासिल नहीं कर पाएगा जब तक कि हम न चाहें। हम इसे हासिल कर लेंगे, लेकिन केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं। वे कहते हैं कि चीन के पास इसे हासिल करने के उपकरण है, और हमारे पास भी है। वास्तव में यह कीमती नहीं है, इसका ज्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन हम इसे मनोवैज्ञानिक रूप से हासिल करना चाहेंगे। पर कोई इसे छू नहीं रहा है। हमारे पास कैमरे भी हैं। स्पेस फोर्स यही है हमारे पास सबसे बेहतरीन। वैसे हमारे पास दुनिया की सबसे महान सेना है। तेमन स्पेस फोर्स पर क्योंकि मैंने इसकी शुरुआत की थी। हमारे पास हर दरवाजे पर स्पेस फोर्स के कैमरे हैं। हर खैर, वह कोई दरवाजे नहीं है, वे काफी हद तक टूट चुके हैं। लेकिन उस जगह के हर हिस्से में अगर कोई अंदर आता है और उसके पास अपने नाम का बैज है, जैसे मोहम्मद कुछ, जो कि 50-50 का अनुमान है, मोहम्मद कुछ, तो वे नाम बता सकते हैं। वे आपको सीरियल नंबर भी दे सकते हैं। वे हम ऐसी चीजें देख सकते हैं जिनकी गुणवत्ता पर आप विश्वास नहीं करेंगे जो हमारे पास है। इसीलिए हम इतने सफल रहे हैं। इसीलिए हमारी नाकेबंदी इतिहास के पन्नों में अविश्वसनीय के रूप में दर्ज की जाएगी। ऐसी नाकेबंदी किसी ने कभी नहीं देखी हुई। बस यह एक स्टील की दीवार की तरह है। तो हुआ यह कि हमने उसे खत्म कर दिया, और मैं इसे परमाणु धूल कहता हूं। और बस वहीं उसका अंत था।
लेकिन अगर हमने बी 2 बम-बर्षकों से उस पर हमला नहीं किया होता या अगर वह सफल नहीं होता, तो उनके पास एक परमाणु हथियार, एक परमाणु बम बहुत उच्च स्तर पर होता। सबसे अधिक नहीं, लेकिन ये बहुत उच्च स्तर का होता। हमारे पास ऐसे कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमें कभी इनका इस्तेमाल न करना पड़ी। हमारे पास सबसे ज़्यादा है। रूस दूसरे नंबर पर है, चीन काफ़ी पीछे है, लेकिन दुर्भाग्य से वे बराबरी कर लेंगे। आप जानते हैं, वे बराबरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा है। हमारे पास सबसे शक्तिशाली है।